कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बाहर निकले ही थे कि चंद मिनटों बाद उन्हें जोरदार झटका लगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया जिसमें जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की बात लिखी गई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे, लेकिन उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद वायनाड की सीट रिक्त हो गई है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें जनता की आवाज उठाने की वजह से अयोग्य करार दिया गया। उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर साजिश के तहत राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के पुराने नेताओं में शुमार दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें पहले से पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि मोदी जी डरते हैं। ये तो मालूम था हमको, मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। आज राहुल गांधी जी की लोकसभा का सदस्यता रद्द की, उसका हम निषेध करते हैं। ये लोकतंत्र का की व्यवस्था का विरोध करने का काम जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने भी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को गलत करार दिया और इसे बीजेपी की साजिश बताया। इस कार्रवाई पे 6 महीने 1 साल की भी सजा सुना सकते थे, लेकिन जब 2 साल की सजा सुनाई उसका माने यही था कि ये कुछ उनका आगे कुछ करना है, जो आज उन्होंने कर दिया है। वैसे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने पर कांग्रेस की बौखलाहट की वजह भी है। राहुल गांधी की सिर्फ सदस्यता खत्म नहीं हुई, बल्कि वो अगले कुछ सालों तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल सिर्फ सजा के खिलाफ अपील से ही राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि धारा 389 के तहत सजा पर रोक जमानत जैसा है। सजा पर रोक लगी तो भी सदस्यता बहाल नहीं हो सकती। राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर ही रोक लगे तभी उनकी सदस्यता बचेगी। राहुल गांधी को राहत तभी मिलेगी जब अपील कोर्ट दोष सिद्धि पर रोक लगाए। दोष सिद्धि से राहत मिलने पर वो लोकसभा सचिवालय में अपील कर सकते हैं। वो अपनी सदस्यता को बहाल करने की अपील कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक पेच ये है कि वायनाड में चुनाव तारीख के ऐलान के बाद वो अपील नहीं कर पाएंगे। चुनाव तारीख के ऐलान के बाद अपील संभव नहीं होगी। राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रही तो वो उसके बाद 6 साल और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो वो 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर गांधी साहब 2024 का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको जल्दी ही अपील दाखिल करनी पड़ेगी। अपील दाखिल करने का समय है उनके पास। अपील दाखिल करने के बाद उनको स्टे ऑफ कन्विक्शन, जो उन पे जजमेंट आई है सजा की, उस पर स्टे लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ बेल मिले, पर कन्विक्शन पे स्टे मांगनी पड़ेगी, और अगर उनको मिल जाती है तो फिर वो चुनाव लड़ सकेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, बहुत परेशानी में है, क्योंकि वो जानती है, उनको फीडबैक मिला होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस संगठन में नई उमंग जगाई है, पर सारे देश में एक नई उत्साह, एक नया भविष्य का रास्ता दिखाया। वहीं कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर हर लोकतांत्रिक संस्था पर हमले का आरोप लगाने के साथ कहा कि केंद्र सरकार बोलने की आजादी छीन रही है। इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं श्री राहुल गांधी की,
सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें। राहुल के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है तो वहीं बीजेपी ने भी पूरे मामले पर पलटवार किया। सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान सामने आए और बीजेपी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार खुद को कानून से ऊपर मानता है। हम कानून से ऊपर है, इसे पहली बार नहीं हुआ है। घर मिलने के समय में, सुरक्षा के बारे में, एयरपोर्ट में अलग जाने के बारे में, जो आज कानून को भी ऊपर मानते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं और अब तो उनकी आदत हो गई है। ये अपमानित करने पे आगे ओबीसी समाज को जो किया है, 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। बीजेपी ने सफाई दी कि स्पीकर ने राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर अपने विवेक से फैसला लिया है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद उनका कुछ दिनों पहले दिया गया बयान भी चर्चा में आ गया। उस वक्त वो जुबान फिसलने की वजह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह बैठे थे कि वो दुर्भाग्य से सांसद हैं। दरअसल 16 मार्च को बीजेपी की माफी की मांग को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि वो दुर्भाग्य से सांसद हैं। Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the house, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. हालांकि जयराम रमेश ने उन्हें गलती का एहसास कराया, जिसके बाद उन्होंने इसे सुधारा भी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई, बीजेपी ने उनके इसी बयान को लेकर तंज कसा। भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था, आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने पर हंगामा मचा तो वहीं खुद राहुल गांधी इस मामले में कैमरे पर कुछ भी बोलने से परहेज करते नजर आए। राहुल गांधी ने सिर्फ ट्वीट किया और कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जिसे आप खत्म करने में लगे हैं, इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर, सत्ता लोभी, तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। जबकि इससे पहले बीजेपी ने भी एक एनिमेशन के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा और ये बताने की कोशिश की कि कैसे कांग्रेस लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करती रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई तो विपक्षी दल इस मामले में एकजुट होते दिखे। विपक्ष के ज्यादातर दलों के नेताओं ने राहुल के खिलाफ की गई इस कार्रवाई का एक सुर में विरोध किया। दिल्ली विधानसभा में भी राहुल गांधी के मुद्दे पर हंगामा हुआ। राहुल की सदस्यता का मुद्दा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल आज बेहद गुस्से में दिखे। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, और सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस आधार पर राहुल के खिलाफ एक्शन लिया गया है, अगर ऐसी कार्रवाई बीजेपी नेताओं पर करे तो कोई नहीं बचेगा। या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। वहीं लालू यादव के बेटे और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया। साजिश के तहत इनको फंसाया गया है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हुई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भारी बवाल हो गया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि पुलिस से उनकी झड़प हो गई, जिसके बाद हाथापाई की तस्वीरें भी सामने आई।
लखनऊ में कांग्रेस नेताओं को जब पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया तो कांग्रेस नेता वहीं पर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सरकार ने जो फैसला सुनाया है ये बिल्कुल सांझसंध फैसला है। भारी विरोध को देखते हुए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ गए। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब राहुल की संसद सदस्यता जाने से गुस्साए कांग्रेस नेता बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और बीजेपी दफ्तर में जाकर हंगामा करने लगे। पहले तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन इसी दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में लगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के पोस्टर पर कालिख पोत दी। कालिख पोते जाने से बीजेपी नेता भड़क गए, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच मारपीट हो गई। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ पुतला भी फूंका और राहुल के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध जताया। महाराष्ट्र विधानसभा में भी राहुल गांधी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। यहां कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी आगे आई और राहुल के खिलाफ की गई। लेकिन राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने की खबर बाहर आने से पहले ही कांग्रेस आक्रामक दिखने लगी थी। कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर जांच की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोल दिया, जिसकी तस्वीरें आज राजधानी दिल्ली से सामने आई। जेपीसी गठन करने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद से विजय चौक के लिए मार्च निकाला। अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों का रुख बेहद सख्त था। वो हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगा दिया। एक दिन ऐसा आएगा, अगर यही चाल से वो चले और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी को सरने वाले मामले में सूरत की एक कोर्ट से सजा मिलने के बाद अब कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी मानहानि का मुकदमा करने का ऐलान किया है। रेणुका चौधरी ने कहा कि राज्यसभा में 7 फरवरी 2018 को पीएम मोदी ने उन पर जो चुटकी ली थी, उस मुद्दे को लेकर वो अब कोर्ट जाएंगी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में टोका टाकी पर कहा था कि रामायण सीरियल के बाद आज ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य मिला है। हालांकि पीएम ने इस पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन रेणुका ने दावा किया कि उन्हें सदन में सूर्पणखा कहा गया, इसीलिए वो पीएम के खिलाफ मानहानि का केस करेंगी और देखेंगे कि कोर्ट इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेता है। लेकिन जानकारों का कहना है कि संविधान के आर्टिकल 122 के तहत कोर्ट संसद की कार्यवाही पर टिप्पणी या उसकी जांच नहीं कर सकता। अगर सदन की मर्यादा के अनुकूल कोई शब्द नहीं होता है तो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष उसको कार्यवाही से हटाने का फैसला करते हैं। यानी प्रधानमंत्री या सांसद सदन में जो कुछ भी कहते हैं उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। संजय राउत ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में दंगे कराकर चुनाव कराने की साजिश हो रही है। राज्य में दंगे कराने की सत्ताधारी पार्टी की योजना है। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी के नए भारत में विपक्ष के नेता बीजेपी के टारगेट पर होते हैं। हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फोन पर धमकी देने के मामले में कर्नाटक के बेलगाम जेल से एक शख्स से 2 मोबाइल और सिम जब्त की गई है। भारत दौरे पर आए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय बांगा कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। अजय बांगा पीएम मोदी समेत दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले थे। वहीं मुंबई में आज महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष ने वॉशिंग पाउडर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जो नेता बीजेपी में शामिल हो गए उन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग साफ हो गए, लेकिन जो नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुए उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई। प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी भी की। इस दौरान वहां मौजूद नेता एक कटआउट पर वॉशिंग पाउडर डालकर उसे साफ करते नजर आए। विरोधक जो है वो
बार बार यही कहते हैं कि बीजेपी में प्रवेश करने के बाद जो है वो बड़े नेताओं का जो है वो आरोप उन पर जो किए गए थे वो धुल जाते हैं और इसी के रिलेटेड जो है वो ये आंदोलन फिलहाल यहाँ पर विधान भवन के इन सीढ़ियों पर फिलहाल दिखाई दे रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के विधायक शामिल हुए। अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी का चेहरा माने जाने वाले राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरे नेता भी विवादों से नहीं बच पा रहे। अब इस सिलसिले को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आगे बढ़ाया। जब हरिहर से कांग्रेस विधायक रामप्पा के समर्थक अपने नेता का टिकट पक्का कराने के लिए उनके घर के बाहर सुबह सुबह जमा हो गए। चूंकि कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के संकेत दिए हैं, इसलिए गहमा गहमी कुछ ज्यादा नजर आई। इसी बीच रामप्पा समर्थकों ने सिद्धारमैया को घेरने की कोशिश की, जिससे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का पारा चढ़ गया और उन्होंने एक कार्यकर्ता को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सिद्धारमैया के थप्पड़ मारने की घटना वहां मौजूद एक मीडिया कर्मी के कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के बारे में पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि अमृतपाल अपनी निजी आर्मी बनाने की तैयारी में था और युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। इसके लिए एक फायरिंग रेंज भी बनाई गई थी, जिसमें युवाओं को ठीक उसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी जैसी सैनिकों और शूटर्स को मिलती है। ये वीडियो अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव के पास का है, जहां भगोड़े अमृतपाल का घर है। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से लोगों को अत्याधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग रेंज में पूर्व सैनिकों का ब्रेन वॉश करके ट्रेनिंग देने के लिए तैनात किया गया था और युवाओं को सटीक निशाना लगाने के गुर सिखाए जा रहे थे। सामने आप देख सकते हैं कि वही जो शूटिंग रेंज है वो यहाँ पे बनाई गई थी और यहीं पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, माइंड वॉश किया जा रहा था। खास बात यह है कि ये फायरिंग रेंज गांव से काफी दूर व्यास नदी के किनारे जंगली इलाकों में बनाई गई थी, ताकि लोगों को इसकी भनक न लग सके। अमृतपाल के इरादे खतरनाक थे। वो युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की साजिश रच रहा था। यहाँ तक कि पुलिस भी अमृतपाल की इस करतूत की भनक तक नहीं ले पा रही थी। लेकिन उसके गनमैन तेजिंदर सिंह गिल की गिरफ्तारी के बाद सारे राज से पर्दा उठ गया। तेजिंदर के मोबाइल से मिले वीडियो और फोटोग्राफ से युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की बात सामने आ गई। कुछ जगह दे उत्ते वीडियोग्राफ्स मिली हैं जिहदे च फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्लू वाला खेड़ा नदी के कंढे ते एक फायरिंग रेंज बना के उत्थे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही नहीं, पुलिस को कुछ ऐसी फोटो भी मिली जिनसे पता चला कि अमृतपाल आनंदपुर खालसा फोर्स के जरिए अपने नाकाम मंसूबे पूरे करने की साजिश रच रहा था। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਸ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। फोर्स का होलोग्राम ही नहीं बल्कि कुछ वीडियो में अमृतपाल के समर्थक जैकेट पहनकर खाना खाते हुए भी दिखाई दिए, जिससे इस बात की तस्दीक हुई कि अमृतपाल आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने की रणनीति पर काम कर रहा था। और पुलिस को जब शूटिंग रेंज के बारे में जानकारी मिली तो इस बात की पड़ताल की गई कि इसमें कौन कौन से लोग ट्रेनिंग लेने आते थे और युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम किसके जिम्मे था। जांच हुई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस को पता चला कि अमृतपाल नशा करने वाले और पूर्व सैनिकों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर रहा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दुबई से लौटने के बाद अमृतपाल ने अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा में नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया था। हालांकि इस केंद्र का मकसद युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने का था। खबर ये भी है कि वो युवाओं को फिदायीन हमलावर बनाने की प्लानिंग कर रहा था। इसीलिए आतंकवादी दिलावर सिंह को प्रेरणा स्रोत के तौर पर पेश करता था। दिलावर सिंह ने मानव बम बनकर खुद के साथ पूर्व सीएम बेअंत सिंह को उड़ा दिया था। अमृतपाल ने हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए 2 पूर्व सैनिकों का ब्रेन वॉश करके अपने साथ मिला लिया। दोनों पूर्व सैनिकों की पहचान वरिंदर सिंह और तलविंदर सिंह के तौर पर हुई है। अमृतपाल की इस खतरनाक साजिश का खुलासा भी गनमैन तेजिंदर सिंह गिल के मोबाइल से मिले वीडियो और फोटो से हुआ। वहीं पंजाब पुलिस भले ही अमृतपाल के करीबियों पर शिकंजा कस रही हो, लेकिन वो अब तक हत्थे नहीं चढ़ सका है। सबूत बता रहे हैं कि भगोड़ा अमृतपाल पंजाब से बाहर निकलने में कामयाब रहा है।
क्योंकि उसकी आखिरी लोकेशन हरियाणा के कुरुक्षेत्र की मिली। एक सीसीटीवी फुटेज में वो अपने एक सहयोगी के साथ कुरुक्षेत्र के बस स्टेशन की तरफ छाता लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले अमृतपाल कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भी सीसीटीवी में कैद हुआ था। इस दौरान उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। तब भी अमृतपाल छाता लगाए था और हाथ में एक थैला लिए हुए था। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल 19 तारीख को अपने सहयोगी पपलप्रीत के साथ शाहबाद में ही रुका था। इसीलिए उसे पनाह देने के आरोप में बलजीत नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा पुलिस की हेल्प से एक लेडी को अरेस्ट किया गया है, बलजीत कौर नाम की लेडी को। उस लेडी से ये पता चला कि 19 की रात को दोनों पपलप्रीत और अमृतपाल वहां रुके थे। जानकारी मिल रही है कि बलजीत कौर इंस्टाग्राम पर अमृतपाल को फॉलो करती थी और पहले से उसके और पपलप्रीत के संपर्क में थी। अमृतपाल पंजाब के शाहकोट, नवाखिला, सलेमा, उधोवाल, नंगल अंबिया, दारापुर होकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र तक पहुंच गया। हालांकि कुरुक्षेत्र में उसकी लोकेशन 19 और 20 तारीख की मिली है। जाहिर है 4 दिन बीतते बीतते वो कहीं और निकल गया होगा। इसीलिए पंजाब पुलिस ने आसपास के कई राज्यों को सतर्क कर दिया है। ऐसे ही हमें पता चला कि वो पंजाब से बाहर चला गया, तो सारी बाकी स्टेट पुलिस जो है, बाकी स्टेट्स की जो पुलिस है, उनको हमारी तरफ से अलर्ट चला गया। हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि उसकी जो मूवमेंट है कहीं भी हो सकती है, हरियाणा से किसी तरफ भी जा सकता है। फिलहाल पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की अलग अलग हुलिये में तस्वीरें जारी की हैं। उसकी तलाश में कई जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं। देश के 9 राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। और जिन राज्यों में अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को लेकर अलर्ट है, उनमें उत्तराखंड भी शामिल है। राज्य की सीमाओं पर पुलिस पूरी तरह से चौकस दिख रही है और हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही है। राज्य के उधम सिंह नगर में अमृतपाल समेत 5 लोगों की तलाश में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि जिसे भी ये मोस्ट वांटेड अपराधी दिखे, तुरंत पुलिस को खबर दें। वहीं काशीपुर में लोगों को सतर्क करने के लिए पुलिस अनाउंसमेंट भी करवा रही है। अमृतपाल सिंह एवं उसके साथी पपलप्रीत, हरप्रीत, विक्रमजीत एवं हरजीत देश के मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, जो पुण्यश्री क्षेत्र में, काशीपुर क्षेत्र में छिप सकते हैं। लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि अमृतपाल को पनाह दी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति इनको अपने घर में पनाह देता है, आश्रय देता है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध एनएसए के तहत एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि अमृतपाल सिंह की तलाश सिर्फ उत्तराखंड में हो रही है। इस शातिर भगोड़े की तलाश के लिए कई और राज्यों की पुलिस भी चौकस है। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अंदेशा ये है कि वो कहीं नेपाल ना भाग जाए, इसलिए सीमा पर भी पोस्टर लगाए गए हैं। इस बीच जी न्यूज ने अमृतपाल को रेडी पर लिफ्ट देने वाले लखबीर सिंह लखा से बात की। लखा ने बताया कि उसने अमृतपाल और उसके साथी को पंचर की दुकान पर छोड़ दिया था। इसके बदले में लखबीर को 100 रुपए मिले थे। तो मैं उन्होंने चढ़ाया, तो मैं मैदपुर जिदा पहुंचे, जो उत्थे पेंचर वाली दुकान आउंदे मैं उत्थे उन्होंने लाता। अच्छा, कितना किराया उन्होंने आपको दिया? 100 रुपया। फिलहाल अमृतपाल आगे आगे भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे। पिछले 7 दिनों से चोर पुलिस का खेल जारी है, लेकिन भगोड़ा अमृतपाल अब तक फरार है। अमृतपाल अब तक पुलिस की नजरों से दूर है। उसके विदेश भागने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि खबर है कि भगोड़े अमृतपाल सिंह का पासपोर्ट गायब है। दरअसल जब पुलिस ने घर वालों से अमृतपाल के पासपोर्ट के बारे में पूछा, तो उन्होंने कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। अब अंदेशा इस बात का है कि या तो अमृतपाल पासपोर्ट लेकर फरार हुआ है, या फिर घर वालों ने पासपोर्ट गायब कर दिया है। इसी कारण पुलिस को शक है कि वो विदेश भागने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए एयरपोर्ट्स पर लुकआउट सर्कुलर का रिमाइंडर भेज दिया गया है। खबर यह भी है कि भगोड़े अमृतपाल की पत्नी किरणदीप जांच में सहयोग नहीं कर रही है। फंडिंग के सवाल पर किरणदीप ने गोलमोल जवाब दिया है। इस बीच लंदन दूतावास पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से आईपीसी, यूएपीए, पीडीपीपी के तहत केस दर्ज किया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद केस दर्ज किया गया है और विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट मिलने के बाद ये फैसला किया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान में भूखमरी चरम पर पहुंच चुकी है और आलम यह है कि अब आटे दाल के लिए लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। रमजान के वक्त 2 जून की रोटी के लिए तरसती पाकिस्तान की आवाम किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रही है।
जिसकी बानगी दिखी खैबर पख्तूनख्वा के चरसद्दा जिले में। यहाँ मुफ्त में आटा बांटने के लिए सरकारी ट्रक आया तो सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई, जिसके चंद मिनटों बाद वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी कि एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस घटना से बौखलाए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जो महिलाएं कभी घरों से बाहर नहीं निकलती थी, वो भी ट्रैफिक रोककर बीच सड़क पर धरना देने लगी। दरअसल रमजान और गेहूं की किल्लत को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने लोगों को मुफ्त में आटा देने की योजना बनाई है। इसके लिए लगभग हर रोज हजारों ट्रक उन इलाकों में जा रहे हैं जहां गरीबों को रोटी तक मयसर नहीं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लोग रोजा रखने के बावजूद सुबह से ही लाइनों में लग जाते हैं, लेकिन दोपहर बाद भी उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। लोगों की आंखों में भूख और बेबसी के आंसू हैं, लेकिन शहबाज शरीफ अपनी गद्दी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। दरअसल जिन अधिकारियों को आटा बांटने का जिम्मा सौंपा गया है, वो लापरवाही बरतने के साथ धांधली भी कर रहे हैं। लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हैं और अधिकारी इस बात से बेपरवाह कि जरूरतमंदों तक सरकारी मदद पहुंच भी रही है या नहीं। दरअसल रूस ने पाकिस्तान को मदद के तौर पर गेहूं भेजा था, लेकिन इस मदद को भी पाकिस्तान के भ्रष्ट अधिकारी डकार गए और लोग अनाज के एक एक दाने के लिए बिलखते नजर आए। लिहाजा लंबी लंबी लाइनों में खड़ी पाकिस्तान की आवाम हुकूमत को लानतें भेजती नजर आई। पाकिस्तान की आवाम में गुस्सा है, तकलीफ है, दर्द है, लेकिन इसके बावजूद वो सरकारी मदद के लिए घंटों इंतजार करती है, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल कभी तो आटे की एक बोरी मिलेगी और उनके पेट की आग बुझेगी। लेकिन हर बार आईडी कार्ड का बहाना बनाकर अधिकारी इन्हें आटा देने से इनकार कर देते हैं। पाकिस्तान के लोगों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मुफ्त वाला आटा उनके सामने होते हुए भी उन्हें नहीं मिल रहा। यहाँ अगले महीने यानी अप्रैल से कार खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि एमिशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए उपकरण लगाने से कार बनाने का खर्च बढ़ेगा। बताया गया कि ऑटो इंडस्ट्री ने BS6 के सेकंड फेज के कड़े एमिशन नॉर्म्स के मुताबिक गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते कंपनियों ने 1 अप्रैल से कारों के दाम 2% से 5% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस वजह से मॉडल और इंजन क्षमता के हिसाब से कारों की कीमतें 10,000 से 50,000 रुपए तक बढ़ जाएंगी। असल में अब गाड़ियों में ऐसे उपकरण लगाने होंगे जो एमिशन के लेवल को गाड़ी चलने के दौरान ही मॉनिटर कर सके। ये उपकरण कार के कैटालिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर्स को मॉनिटर करेंगे और एमिशन का लेवल ज्यादा होने पर चेतावनी देगा, जिसके लिए कंपनियों को कारों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बदलाव करने होंगे। झारखंड के धनबाद में एक ग्लाइडर हादसे का शिकार हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। धनबाद के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ मिनटों के अंदर ही एक ग्लाइडर रिहायशी इलाके में गिर गया। हादसे में पायलट समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में रोडवेज की बस और दूसरी गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। यूपी के कानपुर में एक एडिबल ऑयल मिल में गैस सिलेंडर फटने से हुए धमाके में 3 मजदूरों की मौत हो गई। फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा होने से टला। एक इंडियन ऑयल का गैस टैंकर डिवाइडर से टकरा गया था, जिसके बाद क्रेन की मदद से टैंकर को हटाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में युवकों का हंगामा देखने को मिला। हाथों में तलवार लेकर आए 10 से 12 युवकों ने 14 कारों को नुकसान पहुंचाया। पुराने विवाद को लेकर ये तोड़फोड़ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने करीब 1,780 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही टीबी को खत्म करने के लिए कई नए पहल की भी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने काशी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला का भी शिलान्यास किया, जिससे टीबी को खत्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम टीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और देश से टीबी को खत्म करके ही दम लेंगे। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दुनिया से 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि आयुष्मान योजना के तहत टीबी मरीजों को फ्री इलाज मिलेगा और टीबी की मुफ्त जांच के लिए देश में लैब की संख्या बढ़ाई जाएगी।
और काशी को आज देश के पहले पब्लिक रोपवे की सौगात मिल गई है। ये रोपवे वाराणसी जंक्शन से गौदौलिया चौराहे तक चलेगा, जिससे काशी आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। और रोपवे के बनने से काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट जाना आसान हो जाएगा। अब काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के पास ऑटो, टेम्पो और रिक्शा के अलावा रोपवे का भी विकल्प होगा और श्रद्धालु वाराणसी जंक्शन से उतरकर सीधे मंदिर के करीब पहुंच सकेंगे। रोपवे की कुल दूरी 3.8 किलोमीटर होगी, जो करीब 16 मिनट में तय होगी। 50 मीटर की ऊंचाई से करीब 150 ट्रॉली कार चलेंगी। एक ट्रॉली में 10 पैसेंजर सवार हो सकते हैं। हर 1.5 से 2 मिनट के अंतराल पर यात्रियों के लिए ट्रॉली उपलब्ध रहेगी। एक अनुमान के मुताबिक एक दिशा में 1 घंटे में करीब 3000 लोग यात्रा कर सकेंगे, यानी 6000 लोग दोनों दिशा से 1 घंटे में आ जा सकेंगे। रोपवे का संचालन 16 घंटे होगा और रोपवे को 2 साल के अंदर बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब भी काशी में आगमन होता है तो काशी के लिए कुछ न कुछ एक नई सौगात लेकर के आते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। प्रधानमंत्री के स्वागत में काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेटा, गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों की राह पर आईटी सेक्टर की एक और बड़ी कंपनी बढ़ गई है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एक्सेंचर अपने कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। कंपनी ने एक दिन पहले अपनी टोटल वर्कफोर्स से 2.5% यानी 19,000 एम्प्लॉइज की छटनी करने का ऐलान किया और इस छटनी के लिए बिगड़ते ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक को जिम्मेदार ठहराया। एक्सेंचर ने एनुअल ग्रोथ रेट में 8% से 11% की बढ़ोतरी के पिछले अनुमान को कम करके 8% से 10% कर दिया और कंपनी की तरफ से बताया गया कि कर्मचारियों की छटनी 18 महीनों में स्टेप बाय स्टेप होगी, जिसका असर उसके नॉन अवेलेबल कॉर्पोरेट फंक्शन में शामिल कर्मचारियों पर ज्यादा पड़ेगा। स्पेन के जंगलों में एक बार फिर भीषण आग लगी है। स्पेन के पश्चिमी इलाके में जंगलों में भीषण आग लगी, जिसे बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और प्लेन की मदद ली जा रही है। इस बीच सैकड़ों लोगों को पलायन का आदेश भी दे दिया गया है। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर लगातार 9वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच एक बार फिर भिड़ंत हुई। इजरायल में भी प्रभावित न्यायिक सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बीती रात नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। हांगकांग में बस और ट्रक की टक्कर के बाद दर्जनों ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में करीब 100 लोगों के घायल होने की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने 2 दिन के कनाडा दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच प्रवास, सुरक्षा और ऊर्जा को लेकर चर्चा होने की संभावना है। उमेश पाल हत्याकांड में 25,000 की इनामी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शाइस्ता परवीन 5 लाख के एक इनामी शूटर के साथ दिखाई दे रही है, जिसका नाम अरमान बताया जा रहा है। इस वीडियो में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर अरमान अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को कवर करते हुए दिखाई दे रहा है। 5 लाख के इनामी वांटेड शूटर अरमान के साथ शाइस्ता का ये वीडियो सामने आने के बाद अब उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता की भूमिका और भी अहम मानी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि उमेश पाल की हत्याकांड में शामिल अरमान दूसरा शूटर है, जबकि इससे पहले इस हत्याकांड में शामिल 5 लाख के इनामी शूटर साबिर के साथ भी शाइस्ता का वीडियो सामने आया था, जिससे ये साफ हो रहा है कि शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों के संपर्क में थी। शूटर अरमान के साथ सामने आया ये वीडियो उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, जिसमें शाइस्ता परवीन डोर टू डोर चुनावी प्रचार करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस मामले में पुलिस शाइस्ता के करीबियों से पूछताछ में जुटी है ताकि शाइस्ता की लोकेशन का पता लगा सके। और इस बीच प्रयागराज पुलिस की तरफ से उमेश पाल हत्याकांड में शामिल माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे असद समेत बाकी फरार शूटर्स की तलाश के लिए हुक्म तहरीरी जारी की गई, जिसका मतलब ये हुआ कि अब यूपी के अलावा दूसरे राज्यों की पुलिस भी उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश करेगी। प्रयागराज कमिश्नरेट ने हुक्म तहरीरी के जरिए 7 राज्यों की पुलिस से मदद मांगी है। हुक्म तहरीरी एक लिखित निर्देश होता है। ये किसी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए होता है। इसमें किसी थाने को सूचना देने को कहा जाता है। ये थाने किसी दूसरे राज्य के भी हो सकते हैं। हुक्म तहरीरी मिलने पर इन राज्यों की पुलिस भी आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को उस थाने को सौंप दिया जाता है जहाँ से वो वांटेड होते हैं। इस मामले में आरोपियों के जिन 7 राज्यों में छिपे होने की आशंका है, वहाँ के लिए हुक्म तहरीरी जारी की गई है,
जिसमें दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र शामिल हैं। यूपी पुलिस ने हुकुम तहरीरी के साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे असद अहमद समेत 5 शूटरों की तस्वीरें, उनकी जानकारी और घटना का सीसीटीवी वीडियो भी भेजा है। वहीं नागपुर में लापरवाही से कार चलाने का एक मामला सामने आया, जिसमें एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। एक दिन पहले का ये मामला नागपुर के महल की गली का बताया गया, जिसमें शाम को कुछ लोग सड़क पर चलते हुए दिखे। इसमें एक पुरुष और महिला भी नजर आए। तभी पीछे से आ रही एक कार ने सड़क के किनारे चल रहे एक शख्स को ठोकर मारी और बिना रुके तेजी से आगे बढ़ गई। ठोकर लगने से पीड़ित मौके पर ही गिर गया। इसके बाद कार के ड्राइवर ने सड़क के किनारे चल रही एक और महिला को जोरदार टक्कर मारी। कार की टक्कर लगने से महिला हवा में उछल गई और फिर धड़ाम से सड़क पर गिरी। इसके बाद ड्राइवर कार लेकर तेजी से भागा और आसपास से गुजर रहे कई लोग बाल बाल बचे। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग हक्के बक्के नजर आए। इस वाकये का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो वायरल हो गया।